राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जो हमारी बेल्ट ड्राइव होती है, तो ओपन बेल्ट ड्राइव और जो क्रॉस बेल्ट ड्राइव है उनमें जो टेंशन रेशियो होते हैं उसका अनुपात क्या होता है। तो शुरुआत में हम शुरू करते हैं ओपन बेल्ट ड्राइव के टेंशन रेशियो से। ठीक, जैसा कि फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओपन बेल्ट ड्राइव क्या होती है कि बेल्ट ड्राइव अगर सीधे सीधे ऐसे हम बेल्ट लपेट दें तो उसको क्या बोलते हैं अपन ओपन बेल्ट ड्राइव। मैंने आपको बताया था, देखो ये मुंह खुला सा है, इधर से भी देखेंगे तो इसलिए इसको ओपन बोल सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और ये क्रॉस बेल्ट ड्राइव में क्या होगा, पट्टा ऐसे आएगा तो एक तरीके से देखो तो मुंह बंद सा है, तो इसको क्रॉस या क्लोज बेल्ट ड्राइव बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमने देखा था कि जहाँ पे ये टच करती है वहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल बनता है जिधर ये टच रहा है, इसको एंगल ऑफ लैप बोलते हैं, आच्छादन कोण बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, और भी कुछ टर्म्स हो सकती है। ठीक है, आपको जो भी देखने को मिले। तो मैं पहले ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में ये वाले चीज़ कंसीडर करता हूँ और किसी भी एक पुली को बना लेता हूँ। ठीक है, एक पुली बना लेता हूँ और उसी के ऊपर हम आगे का अपना पूरा डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। तो मैं ओपन बेल्ट ड्राइव के केस में किसी एक पुली को ले लेता हूँ और हमारा डेरिवेशन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमने ले ली एक पुली, मैंने एक पुली बना ली है। ठीक, अब इस पर हमने लपेट दिया, ये पट्टा लपेट दिया। ठीक है, ये पट्टा लपेट दिया। तो ये बात आपको स्पष्ट है कि इसमें टाइट साइड और सिलेक्ट साइड का निर्धारण किससे होगा, रोटेशन से होगा। उसके बिहाफ पर ही पता लगेगा कि मेरी टाइट साइड कौन सी है, सिलेक्ट साइड कौन सी है। ठीक है, तो अगर इसके केस में हम कंसीडर करें तो सपोज हमारी ये वाली टाइट साइड है, इसको T1 बोल देता हूँ, और ये वाली मेरी सिलेक्ट साइड है, इसको T2 बोल देता हूँ। अब T1 और T2 में जो अंतर है, अब ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे सपोज इस टेंशन को कुछ मान लेता हूँ मैं, सपोज ये 100 न्यूटन का तनाव यहाँ पे कर रहा था और यहाँ पे 150 या 120 लग रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि ये अचानक से हो जाएगा। ये यहाँ से जस्ट अगले यहाँ पे जो पार्टिकल होगा उस पर थोड़ी ज़्यादा टेंशन लग रही होगी, थोड़ी ज़्यादा, तो वो टेंशन बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँची होगी T1 तक। ठीक है, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करता हूँ, मैं एक छोटा सा अल्पांश ले लेता हूँ, एक एलिमेंट ले लेते हैं हम यहाँ पे कहीं बीच में। ठीक है, इसकी लंबाई ले लेते हैं हम dt, छोटी सी लंबाई, खैर लंबाई तो क्या लेना dl, मैं ये अल्पांश ले लेता हूँ। अब ये जहाँ से ये टच है, अगर यहाँ पर मैं इसको पूरे को दोनों को मिला दूँ तो ये जो कोण है इसको क्या बोलते हैं हम, जो पट्टा घेरे रहता है पुली को, एंगल ऑफ लेप, आच्छादन कोण, जो भी आप कहना चाहें, तो ये तो कोण है मेरा थीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। अब थीटा, लेकिन ये जो छोटा सा मैंने अल्पांश लिया है, एलिमेंट लिया है पट्टे का, अब ये छोटा सा है तो उसके कारण जो एंगल बनेगा वो भी बहुत छोटा सा बनेगा। मैं उसको बोल देता हूँ डेल थीटा बोल दो या डी थीटा बोल दो, बाद में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, हम डी थीटा बोल देते हैं, चलो ठीक है, इसको बोल दिया डी थीटा, छोटा सा कौन बन रहा है। अब हम जानते हैं कि जो वृत्त पे पट्टा जहाँ जहाँ लग रहा होगा उस पर टेंशन लग रही होगी, वो सदैव टेंजेंशियल होगी, स्पष्ट देखिए दिशा में होगी। अब ये पट्टे को ये खींच रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रही होगी। ठीक है, तो इस एलिमेंट पे ध्यान रखना, मैं जो रिएक्शन बोल रहा हूँ वो सिर्फ इस एलिमेंट पे, पूरे पट्टे पे नहीं है। तो इस एलिमेंट पे अगर नॉर्मल रिएक्शन मेरी काम कर रही होगी और उसकी वैल्यू R है, तो इस पट्टे पे, अब मैंने बताया ना कि ये T2 से T1 धीरे धीरे पहुंचेगा, तो इस साइड में यहाँ पे जो भी टेंशन काम कर रही होगी और इस साइड में इस पे जो भी टेंशन काम कर रही होगी उनमें भी थोड़ा अंतर होगा। ये वाली टेंशन स्वाभाविक रूप से थोड़ी ज़्यादा होगी और ये वाली कम होगी। तो इसको एक बार के लिए मैं अगर T कह दूँ तो इधर थोड़ी ज़्यादा होगी, उसकी वैल्यू कितनी बोल दूँ मैं, T प्लस dt कह सकता हूँ मैं, थोड़ा सा ज़्यादा होगा मामला। अब देखो, अगर ये कोण dt है तो अगर मैं इसको यहाँ से आधा आधा कर दूँ तो ये कितना हो गया, हाफ डी थीटा, सॉरी, तो इधर भी हाफ डी थीटा, इधर भी हाफ डी थीटा। अब ये टेंजेंशियल लग रहा है, तो अगर मैं इसके कंपोनेंट लेना चाहूँ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो देखो ये वाला एंगल, ये इतना सा आधा एंगल अगर डी थीटा बाई 2 है, तो इस टेंजेंट, ये वाली जो रेडियस है उसके पैरेलल ये टेंजेंट हो गई, और प्लस ये वाली जो रेखा है, कौन सी वाली, ये वाली, इसके पैरेलल ये वाली है। तो आपने ये देखा होगा अगर दो रेखाओं के मध्य कोई कोण थीटा है तो इन दोनों रेखाओं से समान कोण बनाने वाली, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे 50 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, कोई दो रेखाएं होंगी। जैसे ये 60 डिग्री इससे बनाती है, तो इससे भी अगर आप 60 डिग्री बनाती हुई कोई रेखा खींच देंगे तो इन दोनों रेखाओं के मध्य जो कोण होगा वो भी सदैव इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल आप निकाल लेना है, बच्चों वाले तरीके, बचपन में हमने काफ़ी पढ़े। कुल मिला के बात ये है कि ये मेरा ये वाला एंगल कितना आ जाएगा साहब, डी थीटा बाई 2। इसी प्रकार इधर भी ये एंगल कितना आ जाएगा मेरा, डी थीटा बाई 2। कोई आपत्ति नहीं है। अब इसमें कुछ नहीं करना,
अब सिर्फ फोर्स बैलेंस करने, जो बचपन में भी हम करते थे ना, वही वाला काम है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर दो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बैलेंस कर दो। तो पहले हम कर लेते हैं किसी भी एक डायरेक्शन में, ठीक है। मैं सबसे पहले ले लेता हूँ फोर्स बैलेंस करने पर, फोर्स बैलेंस, ठीक है। पहले मैं क्या कर देता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में कर देता हूँ। वर्टिकल डायरेक्शन में तो मैं इसको लिख दूँ समेशन Fy बराबर 0, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखो कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, ऊपर की तरफ क्या क्या काम कर रहा है, ऐसा कह सकता हूँ ना मैं, वर्टिकल फोर्स मतलब ऊपर की तरफ वाले फोर्स बराबर नीचे की तरफ वाले फोर्स, या फिर दोनों का समेशन बराबर 0। तो ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है, मुझे लिख रहा है एलिमेंट पे ऊपर की तरफ R काम कर रहा है रिएक्शन, और कुछ काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इस छोटे से एलिमेंट पे सिर्फ इस पर गौर करना, ये जो छोटा सा एलिमेंट है R के अलावा कुछ नहीं काम कर रहा। अब नीचे की तरफ क्या काम करेगा, अब देखो ये T है, इसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, जिधर की तरफ कोण होता है उधर की तरफ cos कंपोनेंट आता है, और दूसरी तरफ क्या आता है, साइन कंपोनेंट आता है। तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा मेरा, साइन। तो ये T है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, T साइन डी थीटा बाई 2, ये कंपोनेंट आ गया इसका। और इस वाले का कंपोनेंट इधर नीचे आएगा, ये आएगा ना, इसका भी एक नीचे कंपोनेंट, ठीक है। तो वो कंपोनेंट कितना आएगा, उसको भी जोड़ देते हैं भाई, ऊपर वाले बराबर नीचे वाले, तो नीचे वो कितना है, वो टेंशन है T प्लस डी टी, उसका कंपोनेंट साइन डी थीटा बाई 2। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है, वेरी गुड। तो इसको मैं लिख देता हूँ आर टी। अब साइन डी थीटा बाई 2 प्लस टी प्लस, इसको खोल देते हैं अपन, साइन डी थीटा बाई 2 प्लस डी टी साइन डी थीटा बाई 2। अब हम जानते हैं मेरा जो एंगल है डी थीटा वो बहुत छोटा है। अब जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू थीटा, ये बात हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे थीटा रेडियन में होना चाहिए। तो उसी बिहाफ पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि r बराबर टी, इसको डी थीटा बाई 2 लिख दूँ, प्लस टी डी थीटा बाई 2 लिख दूँ, और प्लस डी टी इंटू डी थीटा बाई 2 लिख दूँ। साइन डी थीटा बाई 2 को मैंने डी थीटा बाई 2 लिख दिया, बता ही दिया मैंने, जब एंगल क्या हो, बहुत छोटा हो। अब देखो ये डी थीटा भी अल्पांश मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, और डी टी भी बहुत छोटी वैल्यू है, तो इनका गुणनफल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो इसको तो मैं क्या कर देता हूँ, नेगलेक्ट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। तो केवल ये 2 बचे। अब ये 2 बचे तो मेरा क्या आ गया, r बराबर 2t डी थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कट गया। तो मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट आया वो r बराबर टी डी थीटा आया। ये कहाँ से मिला, ये मुझे जो मेरे वर्टिकल फोर्स बैलेंस किए उससे मुझे मिला। इसको नाम दे दो समीकरण संख्या 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारा दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम क्या है, एक डायरेक्शन में वर्टिकल में तो फोर्स बैलेंस कर लिया, अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। तो मैं लिख दूं कि समेशन Fx बराबर 0 कर लूँ। Fx बराबर 0 मतलब इधर की तरफ की फोर्सेस बराबर इधर की तरफ के फोर्सेस, या दोनों को समेशन करके 0 करना है। मैं देख लेता हूँ इधर की तरफ कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। देखो ये T है, ये डी थीटा बाई 2 है, तो इसका इधर की तरफ थीटा की तरफ कंपोनेंट क्या आता है, कोस आता है। तो इधर क्या आएगा मेरा T कोस डी थीटा बाई 2। और कोई कंपोनेंट नजर आएगा क्या, नहीं आ रहा। अब उधर की तरफ कौन सा नजर आ रहा है, तो बराबर में उधर की तरफ वाले लिख लेते हैं। उधर की तरफ मुझे क्या नजर आ रहा है सर, उधर की तरफ मुझे नजर आ रहा है कि T प्लस डी टी और इसका कॉस डी थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, जो अब मैं आपको बताना ज़्यादा उचित समझ रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ स्वतः ही आपके दिमाग में आनी चाहिए अगर आप बेल्ट ड्राइव पढ़ चुके हैं। तो बेल्ट ड्राइव के केस में बेल्ट स्लिप नहीं करती, क्यों, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन का एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा पिक्चर में। अब फ्रिक्शन किधर करेगा, जिधर बेल्ट पुली घूम रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम कर रहा है। अब मेरी पुली अगर ये इधर घूम रही है, मेरी इधर टाइट साइड है, तो मेरा फ्रिक्शन किधर काम करेगा, मेरा फ्रिक्शन इधर काम करेगा। ये मेरा है फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी, आर, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू आर। अब ये फोर्स किधर है, इस तरफ, तो इस तरफ है, तो मुझे इस तरफ वाले फोर्स में जोड़ना होगा कि नहीं जोड़ना होगा, हो जोड़ना होगा। तो इसको जोड़ो प्लस म्यू आर। ये फिर से ध्यान रखना, ये आर केवल और केवल इस एलिमेंट पर नॉर्मल रिएक्शन है, पूरे पट्टे की
नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कि साइन थीटा जब थीटा छोटा होता है तो थीटा के बराबर हो जाता है रेडियन में, ऐसे ही जब कोस थीटा में थीटा की वैल्यू बहुत कम होती है तो कोस थीटा ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा बड़ी छोटी वैल्यू है तो उसका आधा भी बड़ी छोटी होगी, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को यहाँ पे लगा के मैं क्या लिख सकता हूँ, टी प्लस ये म्यू आर का म्यू आर लिख दो बराबर इधर टी प्लस डी टी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टी से टी कट गया तो मैं लिख सकता हूँ कि म्यू आर बराबर डी टी। एक रिजल्ट मुझे ये मिला, ये क्या है मेरी समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं करना, एक रिजल्ट हम वर्टिकल फोर्स बैलेंस करके लाए, एक रिजल्ट पे हम हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करके पहुंचे। इन दोनों में एक दूसरे की मदद लेके किसी एक में दूसरे की वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, आर, तो यहाँ पे आर की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूँ, ये आर है। तो 1 से 2 में वैल्यू रखने पर म्यू आर की वैल्यू क्या थी मेरे पास, टी डी थीटा, टी डी थीटा बराबर डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक तरह के पद एक तरफ ले जाओ तो मैं इसको कर देता हूँ कि म्यू डी थीटा बराबर डी टी अपॉन टी, ठीक है। ये किसके लिए था, ये एक छोटे से एलिमेंट के लिए था। अब अगर मुझे पूरी बेल्ट ड्राइव यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक एंगल ऑफ लैब है उसको कंसीडर करना है तो मुझे क्या होगा, इसी चीज़ को हर जगह लूँ और उसको जोड़ दूँ। और यही चीज़ क्या होती है, छोटे छोटे एलिमेंट लेकर जिससे जोड़ देना, यही चीज़ इंट्रीगेशन होती है। तो मैं इसका इंट्रीगेशन कर दूँ, साहब इसका इंट्रीगेशन करो, पूरी बेल्ट के लिए चाहिए तो। अब इंट्रीगेशन है, इसमें लिमिट्स लगा देते हैं हम, लिमिट्स एंगल वाली लिमिट लगाते हैं। एंगल कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से 0 1 2 3 4 25 50 90 कहाँ तक आ गया, थीटा तक। तो एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी लिमिट की, 0 से थीटा, ठीक है। जिधर से शुरू किया था उधर टेंशन कितनी थी, T2, बढ़ती बढ़ती गई कहाँ तक पहुँच गई, फाइनली T1 तक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, T2 से T1, ठीक है। अब ये इंट्रीगेशन है, सिंपल सा इंट्रीगेशन है, इंट्रीगेट कर दो। अब देखो ये म्यू तो क्या है, कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। अब थीटा का समाकलन कितना होगा साहब, थीटा ही होगा, ये थीटा लिख दो, 0 से थीटा। अब वो थीटा माइनस 0 आएगा थीटा ही, ठीक है। 1/t का इंट्रीगेशन कितना होगा, log t, log बेस t। लिमिट्स कितनी है, T2 T1। लिमिट्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, log T1 माइनस log T2। और जो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b। तो उसी फॉर्म में मैं सीधा लिख रहा हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ। अब मैं इसको लिख देता हूँ पहले, log T1 अपॉन T2, इसका बेस क्या है e, बराबर म्यू थीटा आ जाएगा, म्यू थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस एक्सपोनेंशियल पावर को मैं उधर ले जा रहा हूँ, एंटी लॉग लेना जिसे हम बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, T1 अपॉन T2 बराबर e की पावर, ये ऊपर चला जाएगा ना पावर में, e की पावर म्यू थीटा। यही तो हम जानना चाह रहे थे कि टेंशन रेशियो जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, e की पावर म्यू थीटा। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू आपको पुट करनी है वो रेडियन में करनी है, गलती से भी डिग्री में ना कर दें। न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो सब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम लेते हैं तो इस पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल पे। और अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सीधे सीधे या तो ये फॉर्मूला कहीं देखने को मिल जाता है, निम्न में से क्या होगा, या छोटे मोटे 1-1 2-2 लाइन के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो चीज़ हमने यहाँ पे करी है वही सारी की सारी चीज़ें हमें वी बेल्ट में करनी है। केवल 2 बातों का अंतर आता है वी बेल्ट में कि एक तो रिएक्शन की वैल्यू कितनी आती है और एक फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आती है। अगर हम वी बेल्ट में इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगा के निकाल लेंगे तो सिर्फ यही काम करना है, वर्टिकल फोर्स बैलेंस करने, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करने, दोनों से एक दूसरे का मान रखना है और आप अपने आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर थीटा की जगह पर एक छोटा सा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है, उस पर हम आएंगे अभी। अब इसमें एक मैं विशेष चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये डेरिवेशन तो हमने कर लिया और रिजल्ट पे भी पहुँच गए, लेकिन इसमें एक अजम्पशन छिपा पड़ा है। इसमें अजम्पशन क्या छिपा पड़ा है, मैंने जब भी आपको बेल्ट ड्राइव के बारे में कोई चीज़ें बताई है तो अजम्पशन की जिक्र करी है। यहाँ पे जो बेल्ट है, ये T1 जो टेंशन पहुँच गई है और ये T2 है, इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से हैं कि ये पट्टा बिल्कुल लिमिटिंग फ्रिक्शन पे काम कर रहा है, आपका एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ स्लिप पर है। मतलब अगर थोड़ा भी T1 T2 में अंतर बढ़ गया ना तो यहाँ पे स्लिप हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ये अजम्पशन जुड़ा हुआ है, तो आमतौर पे कहीं पूछा जाता नहीं है पर फिर भी चीज़ें ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब हम बढ़ते हैं हमारे जो हमारा अगला केस है कि अगर यही सारी चीज़ें मैं एक क्रॉस बेल्ट के लिए करूं तो उसमें ये T1 और T2 में क्या होगा। तो देखो मैं इस चित्र को मिटाता नहीं हूं, मैं सीधा का सीधा यहाँ पे क्रॉस बेल्ट पे आ जा रहा हूँ। क्रॉस बेल्ट में मेरा बेल्ट का ग्रूव कैसा होता है,
ऐसा, ठीक है ना, पूरा नहीं होगा यहाँ पे, हो सकता है बेल्ट यहीं तक हो या आगे, ठीक है। ये जो एंगल V बन रहा है इसको मैं बोल देता हूँ 2 अल्फा, ठीक है। अब मेरी पुली तो गोल है, मेरी पुली तो गोल है, लेकिन साइड से देखोगे तो ये जो ऊपर का ग्रूव है ना ये कुछ इस तरीके का होता है, इसीलिए हम इसको जो बेल्ट आती है उसको V बेल्ट कहते हैं, और उसका क्रॉस सेक्शन मैंने बताया था आपको कुछ चतुर्भुजाकार इस प्रकार का होता है। अब इसमें जब बेल्ट आती है तो वो मेरी बेल्ट इस तरीके से रखाई में आती है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी बेल्ट 2 जगह पर टच होती है, एक तो इस जगह पर टच होगी ग्रूव और इस जगह पर टच होगी। अब 2 जगह पर टच हो रही है तो फ्रिक्शन भी वहीं पे काम करेगा, एक तो यहाँ पे भी काम करेगा, एक यहाँ पर भी काम करेगा। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन पे भी हमको इन जगहों पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ टच था तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ रही थी, और नॉर्मल रिएक्शन नाम में ही है, नॉर्मल रिएक्शन मतलब उस जगह के नॉर्मल काम करती है। तो इसमें यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन R है और इधर भी नॉर्मल रिएक्शन क्या है मेरी R, ठीक है। अब नॉर्मल रिएक्शन R है, अब एक बार इसके लिए कंपोनेंट ले लो आप, ये मैं एक बीच में ले लेता हूँ, तो ये एंगल कितना हो गया मेरा अल्फा, ये वाला भी एंगल अल्फा। अब आप इस तरीके से इसके कंपोनेंट लेना चाहें तो अगर ये एंगल अल्फा है तो मेरा ये एंगल भी कितना हो जाएगा साहब, मेरा अल्फा हो जाएगा, ठीक बात। अब ये एंगल अल्फा हो गया, इसी प्रकार यहाँ पे भी एंगल मेरा क्या हो गया, ये वाला अल्फा हो गया। अब आप क्या करें, इसके कंपोनेंट ले लें, तो जिधर एंगल होता है उधर तो कोस कंपोनेंट आता है, तो इधर का आर कोस अल्फा और इधर का आर कोस अल्फा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इसका जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, आर साइन अल्फा ऊपर की तरफ, और इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, आर साइन अल्फा ऊपर की तरफ। तो इस छोटे से एलिमेंट में मैं अगर देखूं तो टोटल रिएक्शन कितनी काम कर रही होगी ऊपर की तरफ, आर साइन अल्फा प्लस आर साइन अल्फा मतलब 2r साइन अल्फा, समझ में आया, ठीक है। इधर 2 जगह टच हो गई V बेल्ट मेरी, तो इधर भी रिएक्शन लगेगी, इधर भी रिएक्शन लगेगी। उनके कंपोनेंट लिए हमने, उनके कंपोनेंट लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, और दोनों वर्टिकल कंपोनेंट मिलके कितने हो गए मेरे 2r साइन अल्फा हो चुके हैं, ठीक है। तो ये 2r साइन अल्फा मेरी नॉर्मल रिएक्शन आ गई। तो यहाँ पर जहाँ मेरी r लिखी हुई थी मैंने, यहाँ पर मेरी नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी 2r साइन अल्फा। किसके केस में, क्रॉस बेल्ट के लिए मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना, मैं चित्र पे चल रहा हूँ केवल। अब देखो इसके अतिरिक्त जब ये मेरे पुली ऐसे हैं, ये गोल, मैंने क्रॉस सेक्शन देखा है एक, तो अब ये पुली इधर चल रही है, तो इस तरीके से विपरीत दिशा में मैं उधर बता रहा हूँ, अंदर की तरफ ये बोर्ड के फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी म्यू आर, और इस वाले पट्टे पर इधर भी फ्रिक्शन सरफेस है ना, तो इधर भी काम करेगा कितना म्यू आर। अब इस पर म्यू आर काम कर रहा है, म्यू आर ये टेंजेंशियल नहीं है, ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो ये इधर भी म्यू आर, ये इधर भी म्यू आर। अगर मैं इसको इस पट्टे पे देखता तो एक ये तिरछा है, इधर भी म्यू आर लग रहा है, ये तिरछा है, इधर भी म्यू आर लग रहा है, तो टोटल इधर ये जो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा ये कितना आ जाएगा म्यू आर प्लस म्यू आर 2 म्यू आर, कितना आ जाएगा म्यू आर प्लस म्यू आर 2 म्यू आर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बाकी पूरा चित्र विवरण सब कुछ सेम है। अब मुझे फ्रिक्शन फोर्स की जगह क्या काम में लेना है, 2 म्यू आर काम में लेना है, और नॉर्मल रिएक्शन पे क्या काम में लेना है 2r साइन अल्फा काम में लेना है, यही काम करना है। मैं इसमें ही चेंजेस कर देता हूँ, आप चाहे दोबारा डेरिवेशन कर सकते हैं क्योंकि कुछ है नहीं। सबसे पहले फोर्स बैलेंस करेंगे, वर्टिकल साइड के बैलेंस कर लो, ऊपर की तरफ के फोर्सेस बराबर नीचे की तरफ के फोर्सेस, ऊपर r नहीं है क्या है 2r साइन अल्फा, तो मैं इसको लिख देता हूँ, जहाँ जहाँ r है उसको मैं कितना लिख देता हूँ 2r साइन अल्फा, 2r साइन अल्फा। ये सब चीज़ें होंगी, कटेंगी पिटेंगी, वही चलता रहेगा 2r साइन अल्फा, ये सब चीज़ें चलती जाएंगी मेरी। यहाँ पे भी लिख दो 2r साइन अल्फा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे चाह 2r साइन अल्फा, तो कितना आ गया, यहाँ पे भी लिख दो आप 2r साइन अल्फा। ये समीकरण नंबर 1 आ गए। अब इस वाले केस में जब मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स करूँगा कंसीडर, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर की जगह कितना आ जाएगा 2 म्यू आर, तो यहाँ पे कर दो 2 म्यू आर, ये सब चलेगा, ये 2 म्यू आर, ये 2 म्यू आर, ये 2 आ जाएगा आगे, ये 2 यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ये यहाँ पे पूरा का पूरा काम होते होते कितना आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जब मैंने यहाँ पे इक्वेशन पे आ गया, तब ये जब मैं दोनों इक्वेशनों को बैलेंस करूँगा, तो यहाँ पे देखो मैंने ये वैल्यू रखी थी आर की, अगर मैं आर की वैल्यू इस समीकरण से लेके आऊँ, आर की वैल्यू मैं इससे यहाँ से थोड़ा सा दोबारा यहाँ से लिखना चाहूँगा मैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास कितना है 2r साइन अल्फा, तो अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू देखूँ तो r की वैल्यू कितनी आ गई मेरी t डी थीटा अपॉन 2 साइन अल्फा।
इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो 2 म्यू टी डी थीटा अपॉन 2 साइन अल्फा बराबर टी टी। कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी इसमें। पहले भी हमने ओपन बेल्ट के केस में ऐसे किया था कि 2 से 2 कट गया, ठीक है, एक तरफ के पद एक तरफ ले जाते हैं, तो इधर बचा म्यू अपॉन साइन अल्फा डी थीटा बराबर डी टी अपॉन टी, ये मेरी टर्म आ गई। ठीक है, वापस ये एक एलिमेंट के लिए था, मुझे पूरी बेल्ट के लिए चाहिए अगर टेंशन रेशियो या फिर यही चीज़ करनी है तो छोटे छोटे एलिमेंट लेके मैं उनको जोड़ दूँ, वही चीज़ इंटीग्रेशन कहलाती। तो इसको इंटीग्रेट कर दो। अब इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू कहाँ से, 0 से कंप्लीट लैप एंगल थीटा तक, 0 से थीटा तक, और इसकी वैल्यू कहाँ से, जो ढीली साइड थी वहाँ पे टेंशन कितना था, स्लैक साइड पर T2 और टाइट साइड पर T1, तो T2 से T1 की तरफ ये कर देंगे। तो म्यू भी कांस्टेंट है, साइन अल्फा भी कांस्टेंट है, तो म्यू अपॉन साइन अल्फा तो बाहर आ गया। डी थीटा का समाकलन कितना आएगा, थीटा, और थीटा माइनस 0 थीटा ही रहेगा, तो ये थीटा बराबर इसका log 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी मत उसमें log T1 माइनस log T2 log T1 अपॉन T2 log T1 अपॉन T2 ये आ गया। अब मैं इस चीज़ को एंटी लॉग लेता हूँ, तो या e की पावर कहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन T2 बराबर e की पावर म्यू थीटा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यही मेरा टेंशन रेशियो है वी बेल्ट के केस में। वी बेल्ट के केस में मेरा टेंशन रेशियो कितना होता है, T1 अपॉन T2 बराबर e की पावर म्यू थीटा अपॉन साइन अल्फा। ठीक है, इसके साथ भी वो कंडीशन जुड़ी हुई है कि आपका जो बेल्ट है वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ स्लिप पर काम कर रहा है। ठीक है, अब एक छोटी सी तुलना कर लेते हैं हम T1 अपॉन T2 जो टेंशन रेशियो होता है वो फ्लैट बेल्ट और वी बेल्ट के केस में, उनमें थोड़ी सी क्या अंतर है या फिर क्या समानता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो, अगर मैं ओपन बेल्ट की बात करूं, ओपन बेल्ट ये है मेरी क्रॉस बेल्ट, तो यहाँ पे मेरे अगर ये दोनों बेल्ट के लिए मेरा म्यू सेम है, मेरा एंगल ऑफ लैप जो है थीटा की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे T1 अपॉन T2 कितना आता है, मतलब सब कुछ चीज़ें सेम है, सिर्फ ये ओपन बेल्ट है, ये क्रॉस बेल्ट है, ये आता है मेरा e की पावर म्यू थीटा, और इसके लिए टेंशन रेशियो कितना होता है, T1 अपॉन T2 बराबर e की पावर म्यू साइन अल्फा अपॉन थीटा। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में कितना अंतर है कि अगर मैं म्यू की जगह म्यू को म्यू अपॉन साइन अल्फा से रिप्लेस कर दूं, म्यू अपॉन साइन अल्फा से रिप्लेस कर दूं, तो फ्लैट बेल्ट में मेरा जो वी बेल्ट का फॉर्मूला वो मिल जाएगा मुझे टेंशन रेशियो का। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक ही म्यू और एंगल ऑफ लेप, सेम एंगल ऑफ लेप और फ्रिक्शन कोफिशिएंट के लिए जो टेंशन रेशियो होता है वो क्रॉस बेल्ट के केस में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि म्यू में मैं किसका भाग दे रहा हूँ, साइन अल्फा। अब साइन हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, मतलब -1 to 1 के बीच में होता है। यहाँ पे एंगल पॉजिटिव है, माइनस में वैल्यू नहीं आएगी, 0 से 1 के बीच में है। अब कुछ ना कुछ तो एंगल होगा, तो ये वैल्यू सदैव 1 से छोटी है, और 1 से छोटी चीज़ का जब हम किसी में भाग देते हैं तो वो चीज़ बढ़ जाती है। मतलब अगर फ्लैट बेल्ट के केस में ये जो म्यू आ रहा है उससे ज़्यादा वैल्यू रखेगा ये म्यू अपॉन साइन अल्फा क्रॉस बेल्ट के केस में। अब ई 1 से बड़ी संख्या है, अब 1 से बड़ी संख्या पर अगर घात बढ़ती है तो उसका मान भी बढ़ता है, तो उसका मान बढ़ रहा है, मतलब T1 अपॉन T2 जो है वो चूंकि म्यू अपॉन साइन अल्फा बड़ा है म्यू से, इसलिए T1 अपॉन T2 किसके लिए, फॉर क्रॉस बेल्ट ज़्यादा होता है, किससे, T1 अपॉन T2 फॉर फ्लैट बेल्ट। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है, या सब्जेक्टिव में ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, साबित करो कि क्यों ज़्यादा होता है, तो आप बता सकते हो कि इसके लिए म्यू थीटा होता है, इसके लिए म्यू अपॉन साइन अल्फा आ जाता है। अल्फा क्या है, अल्फा हाफ एंगल है। ये मैंने पूरा एंगल अगर वी बेल्ट का आपको बताया था ना, ये वी बेल्ट का अगर पूरा एंगल 2 अल्फा है तो ये हाफ एंगल है अल्फा, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 2 अल्फा नहीं है। कई जगह पे ये फॉर्मूला आपको म्यू कोसेक अल्फा थीटा इस फॉर्म में भी देखने को मिलता है, साइन ऊपर चला गया तो कोसेक आ गया, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ जैसा भी दिख जाए।
तो एक ये छोटी सी चीज़ थी जो दोनों में कंपैरिजन थी, क्या कि एक ही फ्रिक्शन कॉफिशिएंट और थीटा की वैल्यू के लिए क्रॉस बेल्ट में टेंशन रेशियो फ्लैट बेल्ट की तुलना में ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। आगे के वीडियोस के लिए बेल्ट ड्राइव से संबंधित आप मेरे अन्य वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और नई चीज़ों के नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।